हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले हम आपके सामने एक एक्सक्लूसिव खबर रखते हैं, एक बहुत ही ख़ास खबर। आपको पता है कि जब हमारे ज़राए से हम तक को खबर आती है तो हम उसकी तहकीक करते हैं, सुनी सुनाई हो वो भी आपको बताते हैं, और अगर खबर जो है वो पक्की हो तो वो भी आपको बताते हैं। ये खबर वो है जो मुस्तनद है, पक्की है, और इसके एक एक लफ्ज़ के पीछे हम खड़े हैं। इस खबर पर हमने पूरी तहकीक की, क्योंकि खबर दिखने में बहुत आम लगती है, लेकिन जब आप इस पर गौर करेंगे तो आपको भी गहरी तशवीश होगी। हम अपने ज़राए का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उन लोगों का भी जिनके साथ बाद में हमने इस खबर पर काम किया। एक से ज़्यादा लोगों से मेरी बात हुई, ऐसे लोगों से भी बात हुई जो वहाँ बैठे हुए थे अंदर, उनसे भी बात हुई, और इस खबर की कन्फर्मेशन फिर एक एक लफ्ज़ की हमने आप तक पहुँचाने से पहले की, क्योंकि ये खबर जो है इसने मेरे लिए बहुत तशवीशनाक सूरत हाल क्रिएट की मेरे दिमाग में। क्योंकि इससे मुझे नज़र आया कि आर्मी चीफ जो कुछ खुद कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, लेकिन अब वो रियासत के दूसरे इदारों को भी उसी तरह से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जैसे उनके नीचे जो अदारा है उसको जिस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहानी है उस दिन की जिस दिन वो इस्लामाबाद में पुलिस लाइंस तशरीफ़ लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने जो पुलिस के अफसरान हैं उनसे जो बातचीत की, उसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो सच पर मबनी है वो आपके सामने रखेंगे, और आप भी एक दफ़ा परेशान हो जाएंगे कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो आर्मी चीफ वहाँ पहुँचे। आपको हम साथ साथ वीडियो भी दिखाते हैं। इसमें दो हिस्से हैं इस मुलाकात के। एक तो वो हिस्सा है जहाँ पर वो पहुँचे, उन्होंने फूल वगैरह रखे शोहदा की यादगार पर। उन्हें जो कांस्टेबल्स थे, हवालदार थे, सब इंस्पेक्टर, जो निचला अमला या जैसे फ़ौज में कमीशन अफसरान होते हैं, GCOs होते हैं, पुलिस में भी इसी तरीके से आपको पता है कि CSS करके लोग आते हैं जो अफसरान हैं। ASP एंड ऑनवर्ड वो शुरू हो जाते हैं, ऊपर DIGs, SPs, IG, वो तमाम एक आप ये कह लें ब्रीड है, और एक और ब्रीड है जो कांस्टेबल्स हैं, हवालदार हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, वो वाले हैं। तो बाहर तो उनको ज़ाहिर सलामी वगैरह दी गई, वहाँ तो सारे लोग थे। अंदर जिस हॉल में उन्होंने खिताब किया वहाँ पर अफसरान बैठे हुए थे पुलिस के। उनके साथ जो उन्होंने बातचीत की उसने हमें हिला कर रख दिया। जब ये बातचीत मुझ तक पहुँची तो मुझे लगा कि ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नहीं, ज़ियाउल हक प्लस बात कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर क्या बातचीत की? सबसे पहले तो उन्होंने जो जुमला कहा वो आज के बाद आपने याद रखना है, क्योंकि आपको हर पॉलिसी उसी जुमले के तहत चलती हुई नजर आएगी। उन्होंने पुलिस अफसरान को खिताब करते हुए ये कहा कि सियासत रियासत के ताबे है। हम रियासत हैं और सियासत रियासत के ताबे है। उन्होंने बिल्कुल ऐसे नहीं कहा कि हम रियासत हैं, ये लफ्ज़ नहीं कहा। उतना बताऊंगा जो सच है, और एक एक लफ्ज़ आपके सामने स्टोरी का रखूंगा, क्योंकि इससे अब पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो क्या करने जा रही है आने वाले वक्त में, इस पर गहरे असरात पड़ेंगे जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपने आप को रियासत कहे बगैर, लेकिन ज़ाहिर है उनकी बातचीत से वाज़े पता चल रहा था कि वही अपने आप को रियासत कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सियासत रियासत के ताबे है, वही सियासत होगी जो हम चाहेंगे। हम इधर ही हैं, मैं इधर ही हूं। उन्होंने हम और मैं के सीगे बार बार इस्तेमाल किए। पुलिस अफसरान को उन्होंने वाज़े तौर पर बताया कि आई एम हेयर नॉट टू लीव, मैं कहीं नहीं जा रहा, मतलब मैं अगले 5 साल और उसके अगले 5 साल, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए कि 5 साल और अगले 5 साल, लेकिन स्टेटमेंट्स बार बार मैं और हम इधर ही हैं, हम सब कुछ इधर ही रहकर मैनेज करेंगे, ये चीज़ें बार बार कही गई। जब उन्होंने ये जुमला कहा कि अब सियासत रियासत के मातहत है, तो साथ ये कहा कि सियासतदान करप्ट हैं। जी हाँ, ये पुलिस लाइंस के अंदर वो पुलिस अफसरान के साथ बातचीत कर रहे थे। वो जो गूंगी वीडियो आई थी सारी, और आखिर पर 3 नारे उन्होंने ऊपर से पढ़ के बोले थे, जिसमें पाकिस्तान पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ये 3 नारे ऊपर से पढ़ के बोले थे उन्होंने। वहीं पर जब उन्होंने बात की कि अब सियासत रियासत के ताबे है, तो उन्होंने वहाँ पर अगला जुमला ये कहा कि सियासतदान जो है ये करप्ट हैं, ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र में से बाहर ही निकलते, इनका सारे का सारा काम जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र है, और उसी में से माल पानी बनता है। अब यहाँ पर लफ्ज़ आगे पीछे हो सकता है, माल पानी बनता है कि नहीं ये उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन पहले वाला जुमला उन्होंने कहा कि सियासतदान करप्ट हैं और ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र से बाहर ही निकलते, इनका सारा फोकस पोस्टिंग ट्रांसफ़र पर है। फिर आगे उन्होंने कहा कि अब मुल्क आपने और हमने चलाना है। जी हाँ, ये इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को आर्मी चीफ ने वहाँ कहा कि अब मुल्क आपने और हमने चलाना है। ये हमारे ज़राए जो हैं, एक ज़राए नहीं, मैंने आपको बताया कि मल्टीपल लोगों से मेरी बात हुई जो अंदर बैठे हुए थे, कम से कम 2 लोगों से बात हुई। एक एक लफ्ज़ मैंने उन्हें बार बार वापस थ्रो करके, क्योंकि जो मेरे ज़राए थे उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने एक एक लफ्ज़ बार बार उन 2 डिफरेंट ज़राए को कुरेद के पूछा कि ये बात हुई या नहीं हुई। तो जो अल्फाज तीनों ज़राए से कन्फर्म हुए वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने और आपने चलाना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, आपको आपकी मुनासिब रिकग्निशन नहीं मिली, वो मैं दिलवाऊंगा।
आज के बाद आपको फौजी अफसरान की तरह प्लॉट्स भी मिलेंगे। अब मेरे एक जराए ने कहा कि डीएचए के प्लॉट्स मिलेंगे, दूसरे दोनों जराए ने कहा कि डीएचए का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ प्लॉट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। और प्लॉट्स के साथ घरों का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ कि आपको बना हुआ घर या प्लॉट जैसे फौजी अफसरान को मिलता है आपको भी 9 ऑनवर्ड मिलेंगे। अब आप अपने आप को पाकिस्तान की फौज का हिस्सा समझे, ये जुमला भी कहा गया पुलिस के अफसरान को। उनको ये कहा गया कि हम इधर ही हैं। सबसे पहले कहा गया कि सियासत रियासत के ताबे है, ये जो पॉलिटिशियन है ये करप्ट हैं, ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र से बाहर नहीं निकलते। उसके बाद ये कहा गया कि मुल्क आपने और हमने चलाना है। फिर कहा गया कि आपको मुनासिब रिकग्निशन नहीं मिली पहले, वो मैं आपको दिलवाऊंगा, मैं इधर ही हूँ, मैं और आप मिलकर इस सब को चलाएंगे। अब आपने और हमने मुल्क चलाना है और आप अब अपने आप को फ़ौज का हिस्सा समझें। आपको भी रिटायरमेंट के ऊपर जैसे फ़ौजी अफसरान को मकान और प्लॉट मिलते हैं वो आपको भी दिए जाएंगे। ये बातचीत वहाँ पर हुई और ये एक एक लफ्ज़ जो है इसको हमने पूरा तोल के आपके सामने रखा। इसलिए अब आपको लग रहा होगा कि ऐसी क्या बात है, आप इतनी सनसनी क्यों फैला रहे हैं, ये चंद बातें ही तो की हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुलिस अफसरान को सामने बिठाकर एक डिक्टेटर जब ये बात करे तो इसका मतलब है कि 26 नवंबर को जब सरों में गोलियां मारी गई थी तो पुलिस ने इनकार कर दिया था। पुलिस ने वो फायर नहीं किया था, वो किसी और ने किया था। लेकिन ये तो आपको पता है कि पिछले 3 साल से फेंटा या जो बुनियादी जुल्म है वो पुलिस के थ्रू ही करवाया जाता है। वो भले ज़िले शाह को कत्ल करने की सारी बातचीत हो या कुछ और हो, वो सब कुछ आपको पता है कि पुलिस के हाथों ही करवाया जाता है। छापे, चादर चार दीवारी की पामाली, लाठी चार्ज, आंसू गैस, तमाम जुल्म पुलिस से करवाया गया। और अब अगर पुलिस को ये शय दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि सियासत रियासत के ताबे है और आप और हम रियासत हैं और आप हमारा हिस्सा हैं, आपको प्लॉट भी मिलेंगे और अब आपको बाकायदा तौर पर मैं अपनी फ़ोर्स में शामिल करता हूँ। ये जुमला नहीं था कि अपनी फ़ोर्स में, उन्होंने कहा कि आप अब अपने आप को मुसल्लह अफवाज का हिस्सा ही समझिए। ये लफ्ज़ थे एग्जैक्टली। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये 8 फरवरी की तैयारी थी। हमने उसी दिन इस शक का इजहार किया था कि आर्मी चीफ का वहाँ जाना, ये 8 फरवरी को कहीं और जुल्म करने की तैयारी शुरू होने की गई। तो ये बहुत ही, मेरे लिए तो कम से कम ये बड़ी ही तशवीशनाक खबर है। हमने बहुत ही एहतियात के साथ ये खबर रखी है पूरी तरह से पता करके, क्योंकि मेरे ख्याल में इसकी बहुत ही संगीन और शदीद रेमिफिकेशन है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुकम्मल तौर पर एक मिलिट्री डिक्टेटर जो माशाल्लाह लगा चुका होता है उसकी तरह सोच रहे हैं और वो मुकम्मल तौर पर अब पूरी तरह से तमाम हुकूमती निज़ाम जो है वो अपने नीचे ले चुके हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद आपको लेते हुए नजर आएंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ और वो खबर है बरतानिया से। आपको पता है वहाँ पर आदिल राजा और शहजाद अकबर साहब पर जो हमले हुए थे, शहजाद अकबर साहब के घर पर दो बार हमला, बल्कि 3 बार कह लीजिए, एक बार और भी पुलिस कहती है कि शायद किया गया, और आदिल राजा के घर पर भी मुतअद्दिद बार हमले हुए। उसके बारे में अब जो बहुत ही होशरुबा किस्म की तफसीलात आ रही हैं। पहले तो स्कॉटलैंड यार्ड का जो एंटी टेररिज्म यूनिट है उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। ये आपको बता दिया कि 3 लोगों को चार्ज किया, इसमें फ़र्द जुर्म लगाई है इसके अंदर। लेकिन उसके साथ साथ अब कुछ और तफसीलात आई हैं जो जियो के वहाँ मुर्तज़ा अली शाह जो रिपोर्टर हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से। उन्होंने ये बताया कि ये जो तीनों वहाँ पर लोग जिनको चार्ज किया गया है, जिनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया है, वो चोरी चुकारी करते हैं। वो आप ये कहिए कि जैसे आम लफ्ज़ों में पाकिस्तान में लोगों को नशई कह देते हैं और आप कह देते हैं कि नशे वशे के लिए, या वैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उसमें जो क्लार्क है सबसे पहला, वो 37 बार, जी हाँ 37 टाइम इधर वो कन्विक्ट हुआ है या वो जेल की यात्रा की है उसने। चोरियाँ चकारियाँ, मोबाइल छीनने, दुकानें लूटनी, असले के ज़ोर पर किसी से बटुआ छीन लेना, किसी से और ऐसा काम करना, ये जो गालिबन क्लार्क मैकॉली उनका नाम है, ये 37 टाइम इनके ऊपर इस तरह के मामलात हो चुके हैं, मतलब पेशावर मुजरिम। उसके बाद कार्ल ब्लैकबर्ड जो हैं वो भी डजन्स टाइम, एक दफ़ा नहीं डजन्स टाइम, 2002 से लेके या 2006 से लेके 2022 के दरमियान वो भी दर्जनों बार या तो जेल जा चुके हैं या मुकदमों के अंदर उन पर पर्चे हो चुके हैं, फिर बेल पे, मतलब कि पेशावर वो भी एक मुजरिम है, क्रिमिनल हैं। ये मुर्तज़ा अली शाह रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर लास्ट जो डोनीटो हैं, ब्रैमर जो सबसे छोटे हैं, उन्होंने पहला जुर्म 16 साल की उम्र में किया था। मीन पुलिस रिकॉर्ड उनका 16 साल की उम्र में ही बदमाशी करना, लोगों से भत्ता लेना वहाँ पर, या लोगों से चीज़ें छीनना, चोरी करना, डकैती करना, इस तरह के जो जराइम हैं वो उनके ऊपर है। अच्छा, अब इसके अलावा भी कुछ 6-7 लोग पकड़े हुए हैं, एक खातून भी शायद पकड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग वो जो फैक्ट बता रहे हैं वो ये है कि इसका एक मास्टरमाइंड या सस्पेक्ट नंबर 1 वो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बना, उसके अंदर इन लोगों को हायर किया गया
और इनको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डायरेक्शन देता था वो शख्स जिसने मोबाइल फ़ोन हासिल किए, व्हाट्सएप नंबर हासिल किए, जिसके थ्रू इनको हायर किया। ज़ाहिर है इनको पैसे वैसे दिए होंगे और इनको डायरेक्शन दी कि आपने फ़लाँ जगह पर जाकर फ़लाँ फ़लाँ काम करने। इनमें ये जो कार्ल ब्लैकबर्ड है, इसने अपनी स्टेटमेंट पुलिस को दे दी है और कन्फेस कर लिया है। ये वो हैं जिन्होंने आदिल राजा के घर को तोड़ा और वहाँ पर जाकर ये दाखिल हुए। वो घर पर तो नहीं थे। इन्होंने पुलिस को बताया कि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर किसी ने ड्यूटी असाइन की थी और मैं वहाँ सिर्फ ये बताने गया था कि आप अपना मुंह बंद कर लें, आप तनकीद ना करें, तनकीद नहीं, आप अपना मुंह बंद कर लें। जो आप बातचीत कर रहे हैं आजकल अपने सोशल मीडिया के ऊपर, उसको बंद कर दें। तो मैं तो सिर्फ धमकी देने गया था, मेरा इसके अलावा और कोई पर्पज़ नहीं था, मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था, मैं सिर्फ उस एड्रेस के ऊपर धमकी देने गया था। ये वो कह रहा है पुलिस को, और मुझे किसी ने हायर किया व्हाट्सएप के ऊपर। अब अगर ये अब सारा जो प्रोसेस है, सारा अरेंजमेंट है, वो आप देखते हैं तो ये जो सस्पेक्ट 1 है ये भी पुलिस की कस्टडी में है। मुर्तज़ा अली शाह कहते हैं कि इनको अभी तक चार्ज नहीं किया गया, लेकिन किसी भी वक्त पुलिस इनको चार्ज कर सकती है और सबसे ज़्यादा एविडेंस इन्हीं के बारे में मौजूद है पुलिस के पास। वो ये क्लेम कर रहे हैं मुर्तज़ा अली शाह कि ये प्राइम सस्पेक्ट है और इसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इन्हें चार्ज नहीं किया इस मुकदमे में और किसी भी वक्त इसे चार्ज कर सकती है। अब अभी तक तो किसी को हतमी तौर पर नहीं पता कि सब कुछ किसने किया, लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, जो बहुत सारे हमारे दोस्त कई दफ़ा नहीं समझते और एहतियात भी नहीं करते। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, पहले कभी नहीं सुनाया क्योंकि सनसनी नहीं फैलाना चाहता। हमारी जो पीटीआई की लीडरशिप है इटली में, उनको इस सारे वाक़े का पता है। मैं इटली गया था एक दफ़ा एहतजाज पर। जब मैं वहाँ पहुँचा अपने होटल में तो फ़ौरन इटली की जो पुलिस थी, उन्होंने फौरी तौर पर जो हमारे वहाँ पर लोकल हमारे 2 बड़े ही मोहतरम बशीर बुसाल साहब और दूसरे हमारे साथी, वो जो वहाँ पर मौजूद थे, कटाना साहब और दूसरे दोस्त, उनसे रब्ता किया उन्होंने और पुलिस जो है वो होटल आ गई। पुलिस ने मुझसे मुलाकात की और ये बताया कि आपके पहुंचने से 1 या 2 दिन पहले, गालिबन 2 दिन, उन्होंने बताया एक शख्स जो पाकिस्तानी नजाद है और हमारी इन्फॉर्मेशन ये कि वो आपकी एम्बेसी में भी आता जाता है पाकिस्तानी में या उससे लिंक्ड है, उसने इसी होटल के अंदर चेक इन किया। जब हमने उसे कन्फ्रंट किया, पुलिस को पता चला, क्योंकि पुलिस के पास पहले से कोई इन्फॉर्मेशन थी उसके आने की या किसी भी तरह से उन्होंने उसे वॉच पे रखा हुआ था, तो वो बंदा वहाँ से फ़रार हो गया। उसने पुलिस को कहा कि मैं तो यहाँ किसी काम से आया हूँ। ज़ाहिर है अरेस्ट तो पुलिस ने नहीं किया, लेकिन उसके बाद वो वहाँ नज़र नहीं आया और अचानक होटल छोड़ के चला गया। उसने होटल वालों को भी नहीं बताया कि वो चेकआउट कर रहा है। बहरहाल मैं वहाँ 1 ही दिन रुका, 1-1.5 दिन, और पुलिस ने वहाँ पर, जैसे पाकिस्तान में पुलिस आपकी सिक्योरिटी पे बैठ जाती है, मेरे लिए भी हैरानकुन था क्योंकि यूरोप में यूजुअली इस तरीके से पुलिस आपको सिक्योरिटी नहीं देती, लेकिन मेरे होटल की लॉबी में मेरे जो वहाँ के दोस्त थे, बुसाल साहब और कटाना साहब वगैरह, उन्होंने भी भरपूर सिक्योरिटी दी, लेकिन पुलिस के 2 अफसरान हर वक्त वहाँ होटल की लॉबी में बैठे रहे। सो मच सो कि जब हम वहाँ से निकले उस शहर से जहाँ पर मैं गया था, जानबूझ के नाम नहीं ले रहा मैं उसका, वहाँ से जब हम निकले तो मोटरवे तक वो पुलिस जो है वो हमें स्कॉट करके सिक्योरिटी दे के मोटरवे तक उन्होंने पहुँचाया और आगे जो पुलिस थी अगले शहर की जहाँ मैंने जाना था, इटली के ही, उनको भी उन्होंने इन्फॉर्म किया। और जब मैं अपने अगले होटल पहुँचा, अपने मेरे साथ ज़ाहिर सारे साथी थे वहाँ के लोकल इटली के, अगले होटल पहुँचा तो वहाँ पुलिस पहले से मौजूद थी और उन्होंने मुझे बताया कि हम बिल्कुल, आप यहाँ सुकून से रहिए, हम बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं। तो होता क्या है, अमूमी तौर पर हमें अभी तक तो नहीं पता ये सब कुछ किसने करवाया, लेकिन सिर्फ आपको बताऊं कि तरीका क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता। अब इस केस में जो इटली में हुआ वहाँ तो को पाकिस्तानी नजात था, लेकिन ज़रूरी नहीं है अमेरिका में आपको किसी ने नुकसान पहुँचाना है तो कैसे पहुँचाएगा। आप किसी नशई को पकड़ेंगे, किसी ड्रग ट्रैफिकर को पकड़ेंगे जो वैसे शायद ड्रग ट्रैफिकिंग करके कोई चंद हज़ार डॉलर कमा लेता होगा, आप उसे कहेंगे 10, 20, 30 हज़ार डॉलर है, जैसे जराइम होते हैं, और फलां बंदा है, ये उसकी तस्वीर है, इस जगह रहता है, इसको आपने नुकसान पहुंचाना है। वो किसी कार पार्किंग में किसी जगह पर वो आपको गोली मारेगा या आपको कुछ भी नुकसान पहुंचाएगा और निकल जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी मुल्क से निकलना होता है, जहाज़ पे बैठना होता है और पहुंच के आपको नुकसान पहुंचाना होता है, या किसी के अपने एजेंट ने आके, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो कोई भी है दुनिया की किसी भी मुल्क की, उन्होंने खुद आके आपके खिलाफ कार्रवाई डालनी होती। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप गौर करें, जब रॉ ने, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, कनाडा इल्ज़ाम लगाता है कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने जो सिखों के लीडर्स को कनाडा के अंदर कत्ल करवाया, तो वो जो कत्ल करवाया वो भी वहाँ लोकल बंदे से करवाया था। ऐसा नहीं था कि वो कोई इंडिया से बंदा आया था, वहीं पर लोगों को हायर किया जाता है। इसलिए
आप में से जितने लोग भी, इंक्लूडिंग मोईद पीरज़ादा साहब हैं, दूसरे तमाम लोग हैं, जितने भी साबिर शाकिर साहब हैं, इमरान रियाज हैं, जितने भी लोग इस वक्त तनकीदी बातचीत कर रहे हैं, उन सबको मेरा पैगाम ये है कि ऐसा मत सोचिए कि किसी ने किसी मुल्क से आके आपके साथ कुछ करना है। आप देखिए अरशद शरीफ शहीद को जो शहीद किया गया, वो वहीं के लोकल लोगों को, वहाँ पर तो खैर क्योंकि वो मुल्क ऐसा था, वहाँ पुलिस ही इस्तेमाल हो गई और उन्होंने उनको शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। लेकिन दूसरे ममालिक जो हैं, वो भले अमेरिका हो या दूसरे ममालिक हों, वहाँ आपने कोई ड्रग ट्रैफिकर, कोई नशई, कोई आम आदमी जो हो सकता है कि 5-10 हज़ार डॉलर में भी उनका काम कर दे, तस्वीर देनी, एड्रेस देना है, और कहीं पर भी वो आपकी गाड़ी में गाड़ी मार कर लड़ाई बना लेंगे और गोली मार देंगे, वो कोई और चीज़ ऐसी करके। तो इसलिए तमाम लोगों को मेरा मशवरा ये है कि मुहतात रहिए, और ये भी यहाँ पर यही होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, कुछ और होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जितने छोटे लेवल के क्रिमिनल किस्म के लोग हैं ये, और इनको शायद नुकसान पहुँचाने के लिए भी या डराने के लिए, धमकाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये जिस तरह के छोटे मोटे इन्होंने जराइम किए हुए हैं, इससे ये लग रहा है कि इनको पीछे से किसी ने पैसे दे के हायर करके इनसे ये काम करवाया। लेकिन अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं है सामने, होगा तो आपके सामने रखेंगे। अच्छा जी, अब मालाकंड और दूसरे इलाकों के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में अब आपके सामने सुहेल अफरीदी निकले हुए हैं, भरपूर उनको कवरेज मिल रही है वहाँ पर, कवरेज मीन आवाम की तरफ से, और भरपूर तरीके से जुनेद अकबर भी वहाँ उनके साथ हैं, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो केपी की लीडरशिप है वो भी है, और आवाम की एक बड़ी तादाद उनके साथ जुड़ रही है वहाँ पर। आज गालिबन वो मालाकंड जाएंगे, और कल भी उन्होंने बेहतरीन रैलीज़ की हैं और आज भी होंगी, और ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। 8 फरवरी से पहले स्ट्रीट मूवमेंट की एक बेहतरीन तैयारी हो रही है, क्योंकि जब तक आप प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे, जो पुलिस लाइन के अंदर बातचीत की है आर्मी चीफ ने, उससे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो किस माइंडसेट में है। उसके अलावा अगर कोई भी आपको कहता है कि वो इमरान खान को रिहा करना चाहते हैं या करने के मूड में हैं, तो ये सब झूठ है। अब ज़रा आगे चलते हैं। लाहौर के अंदर आतिशज़दगी का वाक़या, अब तक 3 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, 7 ज़ख्मी हैं। जाँ बहक होने वालों में रियाज, इमरान और शहरियार शामिल हैं। अब इसमें 30 साला इमरान है, 25 साला शहरियार हैं और 40 साला रियाज हैं, जिनकी जो जाँ बहक हुए हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ 6 से 7 लोग जो हैं, कम से कम 7 लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। अल्लाह इनको भी सेहतियाब करे, हमारी दुआ है। लेकिन इसमें सबसे जो हैरान कुन बात हुई वो ये हुई कि लाहौर में ये किसी होटल के अंदर आग लगी है, और ये इंडिगो गालिबन गुलबर्ग में है कोई होटल, और इसके तहखाने में आग लगी है, ये लोअर फ्लोर के ऊपर। और हुकूमत ने फ़ौरन जो जाँ बहक होने वाले लोग हैं उनकी तादाद छुपा ली, और क्रेडिट ले रही है फ़ौरन हुकूमत, कंपैरिजन कर रही है जो गुल प्लाजा में कराची में आग लगी कि यहाँ पर हमने काबू पा ली। ग्राउंड से रिपोर्टर बताते हैं कि 5 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। अब ये एक बड़ी, आप ये कहिए कि एक हैरान कुन बात है, क्योंकि हर आग एक जैसी नहीं है और हर जगह पर एक जैसी सूरत हाल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वहाँ पर ज़्यादा लोग जो हैं वो वफ़ात पाए हैं और इधर 3 हैं, तो आप उन 3 लोगों की शनाख्ती छुपा लें सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मरियम साहबा बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। जियो टीवी ने जो खबर चलाई, शायद सोशल मीडिया पर यह भी तबसरा हो रहा है कि उन्होंने भी तादाद छुपा ली, गवर्नमेंट ने भी छुपा ली। हालांकि अब ज़रूरी नहीं कि ये आग उतनी ही ख़तरनाक लगी होगी जितनी ख़तरनाक गुल प्लाजा में है, लेकिन जस्ट एक कंपैरिजन दिया जा रहा है कि देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त काम है, और उसके लिए लाशें ही छुपा ली। माना ही नहीं जा रहा कि वहाँ पर लोग जो है वो जाँ बहक हुए। अगली खबर ज़रा, अब मज़ीद खबरें आ रही हैं सामने। जो लोग अंदर गए, डीजी ISPR के साथ मुलाकात करके आए, उन्होंने एक और वाक़या भी सुनाया। बाकी सारी बातें तो हुई हैं वहाँ पर भी कि हम पर एतबार करें, हमने जैसे आपको बताया था हम रियासत हैं, हम पर एतबार करें। वही बात, हम रियासत हैं और सियासत रियासत किताबें है जो आर्मी चीफ़ ने कहा, यहाँ भी वही बात है, हम पर एतबार करें। अच्छा ठीक है, आप पर एतबार करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग वहाँ से लोगों ने बात बताई कि आइन की किताब आजकल DG ISPR हाथ में लेकर फिरते हैं। उनको पता नहीं किसने कहा कि किताबें अपने सर पर उठा लो या कंधों पर लाद लो तो बंदा बड़ा, आप ये कहिए कि कोई मुफक्कर बन जाता है। हैरान कुन बात है कि उनको ये लगता है कि आइन की किताब हाथ में रखने से वो बड़े आइन पसंद हो जाएंगे। आपने देखा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उनसे एक आसमा शिराजी साहबा ने सवाल पूछा था, जिसके जवाब में उन्होंने इमरान खान साहब की तहकीर की थी, और बदले में आसमा शिराजी साहबा मुस्कुरा रही थी जब वो इमरान खान की तहकीर कर रहे थे। और वो सवाल पहले से तयशुदा था, क्योंकि जैसे ही सवाल पूछा DG ISPR ने वो आइन की किताब निकाली, पहले से उन्होंने सफ़ा मार्क किया हुआ था, वहाँ से खोली और जवाब पढ़ना शुरू कर दिया। उस वक्त से या उससे भी पहले से आइन की किताब साथ लिए फिरते हैं। ये ऐसे ही है जिसको कत्ल किया उसकी लाश कंधों के ऊपर उठाए फिरते। आइन को तो कत्ल कर चुके, आइन की पामाली तो बुरी तरह से कर चुके, अब इनको लगता है कि आइन की किताब उठाने से ये आइन का बड़ा एहतराम कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पंजाब असम्बली के अंदर अता तारड़ ने आइन को मिडिल फिंगर दिखाई थी, और किताब को और पाकिस्तानी अवाम को और जमहूर को, और उनको भी लग रहा था कि उस वक्त वो आइन की बहुत ज़्यादा सरबुलंदी कर रहे हैं।
लेकिन मैंने आपको कहा ना कि एक तो कौम को या तो चे समझते हैं या इनको लगता है कि जो कुछ ये कर रहे हैं वो कौम को समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, जनरल तारिक, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक कह रहे हैं कि अली डार ने क्रिप्टो करेंसी में, इसाक डार के बेटे अली डार ने क्रिप्टो में दुबई के अंदर सबको डज लगाई और अब भागकर पाकिस्तान आ गए। सोशल मीडिया पर ये चलते रहते हैं, हमारे पास सबूत तो नहीं कि उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये बातें चलती हैं। और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त हुकूमत ने क्रिप्टो के एडवाइज़र लगाया हुआ है जैसे, वो भी सजा याफ्ता मुजरिम है। ये अब हमें नहीं पता कि वो जैक, वो जो बाहर से आए हुए हैं उन लोगों में से किसी की बात कर रहे हैं या ये जो वहाँ पर साहब हैं, जो बिलाल साहब हैं गालिबन, जो कोर कमांडर पेशावर के दामाद हैं, ये उनके बारे में बात कर रहे हैं। कौन कन्विक्टेड है, किसने 4 महीने की जेल काटी, ये उन्होंने नाम नहीं लिया, हमारे जहन में ये नहीं है। और वो कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट जो हैं वो इसी हुकूमत के बहुत करीब करीब हैं। लेफ्टिनेंट जनरल तारिक बड़े बोल्ड आदमी हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, लेकिन अच्छा होता अगर वो बता देते कि असल में वो किसके एडवाइज़र हैं। असल में तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एडवाइज़र हैं। ये बेचारे तो ऐसे ही अर्दली शर्दली रखे हुए हैं। जनरल साहब नाम लें, कोई बात नहीं, प्लॉट श्लॉट ये आपसे वापस लेंगे, पेंशन आपकी बंद करेंगे जिस मामले में ये चल पड़े हुए हैं। तो आप भी दुरुस्त हैं नाम ना लेके, लेकिन असल में इनका नाम लेना कि ये मनी लॉन्ड्रर हैं और ये सब कुछ हैं, इनको तो पहले बनाया भी आप ही के सीनियर जर्नल्स ने था और अब इनको दोबारा प्रमोट भी वही कर रहे हैं। तो फिर असल मसला इन चोरों का नहीं है, ये तो ऐसे ही है जैसे वो छोटे मोटे चोर शोर क्रिमिनल जो लंदन में शहजाद अकबर और आदिल राजा वगैरह पर हमला कर रहे हैं, लेकिन असल मुजरिम तो वो है जो पीछे से करवा रहा है। जहाँ यहाँ पर भी असल मुजरिम वो हैं जिन्होंने इनको इस हाल तक पहुँचाया है या इस लेवल तक पहुँचाया। आगे साद रफ़ीक साहब ने भी एक ऐसी स्टेटमेंट दी ईमान मज़ारी साहबा की गिरफ्तारी के ऊपर। उन्होंने कहा कि तनकीदी आवाज़ों को दबाना नहीं चाहिए। एक ट्वीट किया उन्होंने, हर तनकीद करने वाले को आप दबाएंगे तो ये आपकी कमज़ोरी। हाँ, तनकीदी आवाज़ें कई दफ़ा दूर निकल जाती हैं, लेकिन फिर भी दरगुजर कीजिए। हुकूमतों को ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे नफ़रतें फैलती हैं, रियासत कमज़ोर होती है। बहुत अच्छा इनकलाबी किस्म का उनका ट्वीट है। अक्सर साद रफ़ीक इनकलाबी किस्म के बयान देते हैं, लेकिन मेरे लिए हैरान कुन बात होती है कि हम ऐसा कैसे कर लेते हैं। मतलब मैं तो उनकी सताइश कर रहा हूँ कि उन्होंने ये ट्वीट किया, लेकिन हैरानी मुझे तब होती है कि उनके अपने सगे भाई, जो उनके छोटे भाई हैं, उन्हीं की सियासत की मिरास को वो लेकर चल रहे हैं, वो इस हुकूमत का हिस्सा हैं, वज़ीर हैं, और वो इनकलाबी बयान दे रहे हैं। तो साद साहब हमसे सीनियर हैं, गुस्ताखी अगर ना हम कर जाएं और वो गुस्सा ना कर जाएं, गुस्सा भी कर जाते हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि हजूर या तो इनकलाबी बन लें और या फिर इनका पूरा हिस्सा बन लें। ये जो 2 सिमों की सहूलत आपके फ़ोन पर भी है, ये मुनासिब नहीं लगती। इस तरह के इनकलाबी आप वैसे ही बन रहे हैं जैसे DGISPR आइन की किताब हाथ में पकड़ के आजकल आइन पसंद होने का ढोंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, और इनको लगता है कि कौम इतनी बड़ी चे है कि आइन की किताब हाथ में पकड़ने से लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे। आगे चलते हैं। गज़ा बोर्ड में ये बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो अश कर उठेंगे, क्योंकि आ गया वो शाहकार जिसका था आपको इंतज़ार। आप ऐसे ही परेशान थे कि जमात इस्लामी जो है वो चुप कर रहेगी। आपको पता है कि उम्मत मुसलमान की वो भी किबला अव्वल के ऊपर तो उन्होंने भी आपको पता है झंडा लहराना था। सारी उम्र तो हम यही सुनते रहे जमात इस्लामी की लीडरशिप से। तो अब वो शाहकार आ गया जिसका आपको इंतज़ार था। कल हमने तनकीद की थी, तो मेरा ख्याल है कि हाफिज़ नईम और रहमान साहब तक वो क्लिप पहुँच गया होगा, तो उन्होंने अब बयान ठोक दिया। बयान क्या है? गजा पीस बोर्ड में फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं, हुकूमत का शमूलियत का फैसला नहीं मानते। अच्छा जी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम और रहमान ने कहा है कि गज़ा पीस बोर्ड में फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं है, इसलिए जमात इस्लामी इस पीस बोर्ड को तस्लीम नहीं करती। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है इसमें मुशावरत पूरी कौम से होनी चाहिए थी। अमेरिका इसराइल को हथियार फ्राहम कर रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करना पाकिस्तान की बेतौकीरी है। किसी आलमी ताकत से टकराव नहीं चाहते, लेकिन ग़ुलामी भी कबूल नहीं करेंगे। मुशर्रफ के एक फ़ैसले ने पाक अफ़गान बॉर्डर को गैर महफूज बनाया। अफ़गानिस्तान के साथ बामानी मुज़ाकरात से ही अमन मुमकिन है। मुल्क में गवर्नेंस की सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है। लेकिन नईम और रहमान साहब सर के नीचे बाजू देकर तूत के दरख्त के नीचे, ये मुझे नहीं पता तूत को उर्दू में एग्जैक्टली क्या कहते हैं, शरबत तूत से याद होता है, मुझे लगता है उर्दू में भी तूत ही कहते होंगे, लेकिन तूत के दरख्त की छाँव बड़ी घनी होती है गाँव में। तो मुझे लग रहा है कि हाफिज़ नईम और रहमान साहब लुंगी पहन के, लुंगी में क्योंकि हवा शवा ठीक लगती है, लुंगी पहन के सर के नीचे बाजू दे के और तूत के दरख्त के नीचे सो रहे हैं। कोई एहतजाज की कॉल नहीं है, ना इनकी तरफ से, ना फजल रहमान साहब की तरफ से, ना तारिक तकी उस्मानी साहब की तरफ से, ना मुनीब रहमान साहब की तरफ से। तो मैं इसके ऊपर क्या तजिया करूं। तो बस हमें आप सब ने किस चक्कर में हमसे आपने सोमनाथ के आप वो जो सारे मामला सुनाते थे और नसीम हिजाजी की किताबें और क्या सारे मामला, तो ऐसी कौम को आपने चुप रखा हुआ था, ब्लड प्रेशर ऊपर रखा हुआ था। पहले 78 साल पहले ही बताना था कि ये असल दास्तान है और इसी के ऊपर इसी तनख्वाह पर आप काम करें। आगे जी, ICC ने बांग्लादेश को 24 घंटे की मोहलत दी। ताहम मामला हल ना होने पर उन्होंने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया
और स्कॉटलैंड की जो टीम है उसको इसमें शामिल कर दिया। वजह यह बनी कि बांग्लादेश के आजकल इंडिया के साथ जो मरासम ख़राब हैं, बांग्लादेश ने कहा कि हमने वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में नहीं खेलने। आईसीसी ने उनकी बात नहीं मानी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, और उन्होंने कहा कि आप खेलेंगे। बांग्लादेश ने इनकार किया तो उन्होंने उन्हें टूर्नामेंट से ही निकाल दिया। जाहिर है खुली बेशर्मी है। पाकिस्तान को भरपूर साथ देना चाहिए बांग्लादेश का इस चीज़ के ऊपर, और बाकी क्रिकेटिंग नेशंस को भी देना चाहिए, क्योंकि अगर ये सहूलत इंडिया के पास है कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलता, और पाकिस्तान के पास है कि वो इंडिया जाकर नहीं खेलते, तो बांग्लादेश के पास ये सहूलत क्यों नहीं है? ये काफ़ी बड़ा उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की गई है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर आपको जो देनी है वो ये है कि मुझे डर है कि ये मेरी बेटी को कत्ल ही ना कर दें। ईमान पर गिरफ्तारी के वक्त भी ज़बरदस्ती की गई और खाना और पानी नहीं दिया जा रहा। मेरी शहबाज शरीफ से सवाल है कि क्या इससे हुकूमत मजबूत होगी? डॉक्टर शीरी मज़ारी माँ है एक, वो ये सवाल कर रहे हैं। अब मुझे जो लगता है, क्योंकि सारी हमारी फैं क्लास बोल रही है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि बोल रही है, यास्मीन राशिद और शेरी मज़ारी साहबा के ऊपर भी नहीं बोली थी फैं क्लास उस तरीके से, लेकिन चलें ईमान पर बोल रही, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ईमान के साथ ज़्यादती हो रही है, हादी के साथ। लेकिन आपको मैंने बताया कि इनको ज़रूरत है डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए। हमारे जो ज़राए हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि चंद दिन के अंदर जब हाई कोर्ट वगैरह में जाएगा ये केस, तो जो सज़ा है वो मुअत्तल हो जाएगी और ईमान मज़ारी और उनके शौहर जो हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे और उनका केस चलेगा। लंबा अरसा उन्हें जेल में नहीं रखा जाएगा। ये डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनका कसूर इसमें नहीं है, लेकिन जर्नल्स को ज़रूरत है कि डाइवर्जन क्रिएट करें। इसके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है और ये सारा मामला उन्होंने इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की है। अच्छा जी, आगे नवाज शरीफ साहब मरी पहुँच गए हैं और सारे ख़ानदान के साथ। याद कीजिए जिस दिन जुनेद सफदर का वलीमा था, हमने उसी दिन आपको ज़राए से खबर दी थी कि अब सारा ख़ानदान मरी पहुँचेगा, और साथ ही वो पहुँच गए हैं, तो वो खबर कंफर्म हुई। साथ अगली खबर आपको देते हैं कि अटॉर्नी जनरल के आबाई इलाके वादी सूंस केसर में नया क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। मोहसिन नकवी, मंसूर अवान साहब जो हैं, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं, जाहिर है उन्होंने आइन का जो बलात्कार किया है वो शामिल थे उसमें, अनफॉर्चुनेटली ये अटॉर्नी जनरल भी, लेकिन स्टेडियम बनाना, वहाँ पर सड़कें बनवाना, ये अटॉर्नी जनरल का कहाँ से काम है? ये जो कुछ हो रहा है इसको मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अल्ताफ हुसैन ही कर सकते हैं। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान।